वेलकम फ्रेंड्स, जेपीएससी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के झारखंड के इतिहास मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग ये पीटी के लिए पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग मेंस का तैयारी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग पीटी का देख लेंगे। तो इस वीडियो पे हम लोग मेनली एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल 100 मार्क्स के आएंगे, जो पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो झारखंड का इतिहास का पहला जो टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था, जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। नीचे जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं बाद में वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को। तो मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का, और हम लोग इस वीडियो पे टोटली एमसीक्यूज क्वेश्चन सिर्फ पीटी के लिए देखने वाले हैं। मुंडा शासन व्यवस्था, तो मुंडा भारत की एक बहुत बड़ी जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में इनका ज़्यादा निवास है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र पे। झारखंड के अलावा ये लोग दूसरे राज्यों में भी पाए जाते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि भारतीय राज्यों में भी इनका निवास है। तो एक क्वेश्चन इससे देख लीजिएगा, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में इनका ज़्यादा निवास है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मुंडा झारखंड के किस समूह की एक जनजाति है, तो कोलेरियन समूह की एक जनजाति है। तो एक क्वेश्चन इससे बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रजातीय दृष्टि से इन्हें किस समूह में रखा गया है, तो प्रजातीय दृष्टि से मुंडाओं को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में ये आबादी की दृष्टि से कितनी बड़ी जनजाति है, तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है आबादी की दृष्टि से झारखंड में। तो इसको भी देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे बनता है। झारखंड सरकार के जो 2011 में जो जनगणना हुई थी ना, उसकी कुल आबादी का 26.2 जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का था, जिसमें से 15% के आसपास सिर्फ मुंडाओं का था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछेगा झारखंड के 2011 का जनगणना जो हुआ था उसमें मुंडाओं को कितना जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, तो 15%। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मुंडाओं के निवास स्थान पर बात कर लेते हैं। तो विद्वानों में इसको लेके एक मतभेद है कि मुंडाओं भारत के मूल निवासी हैं या ये बाहर से आए थे या इनकी किधर से आए थे। तो इसको लेके एक विद्वानों मतभेद है। तो जितने भी मतभेद हैं और जितने विचारधारा हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। प्रथम विचारधारा जो है वो माना गया है कि इनका जो मूल भूमि था वो तिब्बत था, जो अभी चीन के अंतर्गत आता है तिब्बत, उनका इसको मूल निवास माना गया है। और वहाँ से ही मुंडा लोग करीब 4000 या 3500 साल पहले पूर्वी भारत में बिहार में आए थे। उसके बाद उधर से होते हुए ये लोग झारखंड में प्रवेश किए थे। जबकि दूसरी विचारधारा है कि ये भारत में दक्षिण पश्चिम से चल के आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए, उसके बाद ये झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश हो गया था इनका। तीसरा विचारधारा है कि ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से लोग झारखंड में प्रवेश किए थे, तथा भारत उस टाइम जो झारखंड में निवास करते थे असुर जनजाति, उनको पराजित करके उनके निवास स्थान पे इन्होंने आधिपत्य को अपने स्थापित किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस जनजाति को पराजित करके उन्होंने झारखंड पे अपना आधिपत्य किया, तो वो था असुर जनजाति। तो इसको भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि इनका झारखंड में प्रवेश कब हुआ था। तो झारखंड में इनका प्रवेश 600 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसको भी एक दिमाग में रख लीजिएगा कि मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में 600 ईसा पूर्व हुआ था। यह जनजाति जो है रांची, खूंटी, हजारीबाग, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल के जगहों में मुंडाओं की ज़्यादा जनसंख्या है। आइए इसको मैप में भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैप में हम लोग देख लेते हैं मुंडाओं की जनसंख्या घनत्व तो झारखंड में किन किन जिलों में ज़्यादा है। तो सिमडेगा, सिंहभूम रीजन हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया, रांची खूंटी हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, और ये जो है ये हो गया संथाल परगना पूरा। तो यहाँ पर मुंडाओं के ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अब मुंडाओं की भाषा और गोत्र के बारे में बात कर लेते हैं। मुंडाओं की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी कहा जाता है,
और यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इससे बनता है कि किस भाषा में आता है, ये परिवार में आता है, ये तो भाषा परिवार में आता है। तो ये झारखंड के मुंडाओं की जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो हो गया कि किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता था, ऑस्ट्रो एशियाटिक। दूसरा हो गया मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं, तो होडो जगर कहते हैं। अब मुंडाओं में भी अनेक गोत्र हैं, तो उनके कुछ गोत्र को देख लेते हैं। आइद, कुंडुलना, करकेट्टा, डुंगडुंग, तिरकी, तोपनो, पुर्ती, बरला, बागे, बलमुचू, बेंगरा, भोदरा, भेंगरा, सुरीन आदि मुंडाओं के जनजातीय गोत्र है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब मुंडाओं के देवी देवता और पर्व त्यौहार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मुंडाओं के जो मुख्य देवता है सिंहबोगा है, तो इसको देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आएगा कि मुंडाओं के मुख्य देवता कौन है, सिंहबोगा है। इनके ग्राम देवता होते हैं हाथूबोंगा, इसको एक क्वेश्चन आ सकता है। पहाड़ देवता बुरूबोंगा, इनसे क्वेश्चन आएगा नहीं, आ सकता है। देसावली गांव के जो सबसे बड़ी देवी होती हैं, तो ये भी पूछ देगा कि मुंडाओं की देवी बड़ी देवी कौन है, तो देसावली गांव की देवी होती हैं। इन देवताओं को खुश करने के लिए पहान सरना में पूजा करता है। प्रत्येक घर के ओड़ाबोंगा कुलदेवता भी कहा जाता है कि पूजा परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता है। मुंडा टोटेम यानी इस चिन्ह की भी पूजा करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब मुंडाओं के पर्व के बारे में देख लेते हैं। मुंडाओं के जो मुख्य पर्व है सरहुल, कर्मा, सोहराय, माघे, फागु, नवाखानी, जितिया, अनोबा आदि इनके मुख्य पर्व है। अधिकांश पर्व जो इनके होते हैं कृषि और प्रकृति आधारित होते हैं। फागु पर्व के समय सामूहिक शिकार का आयोजन किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस पर्व के दौरान सामूहिक शिकार का आयोजन किया जाता है, तो फागु पर्व के दौरान सामूहिक शिकार का आयोजन किया जाता है। सरहुल को बा पर्व और फूलों का भी पर्व कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। धान रोपने के समय रोहा पूना और नए अनाज घर में आने पर जुमनवा पर विशेष रूप से मनाया जाता है। आषाढ़ में जुताई और चौसीकरण के पहले बतौली पर्व मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन आना ही आना है। अब मुंडाओं के शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो मुंडाओं के 3 विशेष स्थल होते हैं जो जनजातीय गांव के एक विशेषता भी मानी जाती है। सरना, जहां पर इनके देवता निवास करते हैं, और जहां पहान पूजा करता है। सरना स्थल में इनका पूजा पाठ होता है, और पहान जो होते हैं यही जगह पर जाके पूजा अर्चना करते हैं वो सब। अब दूसरा हो गया अखाड़ा, जहाँ पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवतियाँ एकत्र होकर नाचते गाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जहाँ पंचायत होता है और नाच गान होता है उसको अखाड़ा कहा जाता है मुंडाओं में। और तीसरा विशेष स्थल है शासन, जो समाधि स्थल होता है। यहाँ शवों को दफनाया जाता है और समाधि स्थल पर पत्थर के शिले रखे जाते हैं, जिसे शासनदिरी कहा जाता है। उनके दफनाए हुए पूर्वजों परिवार के अभिभावक के रूप में याद किए जाते हैं। दफन पत्थर शासनदिरी उनका वंशावली का प्रतीक होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अतिरिक्त उनके गांव में युवा ग्रह होता है, जिसे गीतीवड़ा कहा जाता है। तो जो युवा ग्रह होता है उसको गीतीवड़ा कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब पढ़ा पंचायत व्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो आजीविका के लिए उन्होंने वनों को साफ सुथरा किया और कृषि कार्य उसमें करने लगे, और स्थायी निवासी के रूप में वो झारखंड में स्थापित हो गए वो सब। मुंडाओं में खुट का मतलब होता है एक परिवार, तो ध्यान रखिएगा, खुट का मतलब एक परिवार हो गया। मुंडाओं द्वारा जो बनाया जाता खेत था उसे खुटखाटी खेत कहा जाता था। खेत बनाने वाला खुट खटीदार कहा जाता था, जो खेत को बनाता था उसे खुट खटीदार कहा जाता है। और उनका बसाया हुआ गांव को खुटखटी गांव कहा जाने लगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मुंडाओं के जो गांव में बसाया जाता था उसे खुटखटी गांव कहा जाता था। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था, जिसका प्रमुख मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई ग्राम पंचायतों गांवों को मिला के एक पट्टी बनाया जाता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। और कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता था, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता था। पढ़ा में प्राय एक ही कुल के सदस्य होते थे, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा।
पढ़ा का भी एक पंचायत होता था जो पढ़ा पंचायत कहलाता था। इस पंचायत में 5 कार्यपालिका अधिकारी होते थे जो राजा के अधीन कार्य करते थे। ये अधिकारी दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल होते थे। ये सभी वंशानुगत पद है ये सब कोई। तो ये पदों का चुनाव नहीं होता था, ये वंशानुगत वंश के हिसाब से चलता रहता था। ये लोग जो 5 अधिकारी थे राजा के अंदर काम करते थे और राजा का आज्ञा का पालन करते थे और राजा को सलाह देते थे। पढ़ा जो राजा होता था उसका चुनाव होता था कि कौन पढ़ा राजा बनेगा। यह पद जो था वंशानुगत नहीं था। यही कारण है कि इस मुंडा मानकी पढ़ा सरदार और की प्रशासनिक व्यवस्था भारत के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मानकी और जो पढ़ा राजा है उसको कोई भी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता था। पढ़ा राजा पंचायत में सीमा विवाद, आपसी झगड़ों और निपटारा तथा अन्य विवादों को सुलझाया जाता था वहाँ पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 5 अधिकारी कौन होते थे पढ़ा पंचायत में? तो दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये सब वंशानुगत पद हैं। और जो पढ़ा राजा का जो पद होता है वो चुनाव के द्वारा होता है। तो ये भी पूछ देगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में किसका द्वारा चुनाव होता था? तो पढ़ा राजा का। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था पे अपलोड करने वाले हैं। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।